नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो शिक्षण कौशल का टॉपिक चल रहा था उसका आज हमारा चौथा टॉपिक है और वह है सामवेशी शिक्षा। इससे पहले मैंने ये 3 टॉपिक जो है पढ़ा चुका हूं और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए थे उसका भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा दिया हूँ। आज है हमारा सामवेशी शिक्षा और सामवेशी शिक्षा भी इसी वीडियो में ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद एक वीडियो और आएगी जो सामवेशी शिक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये हम सभी एक्स रीड पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसी से मैं आपको प्राइमरी सुपर टेट जो शिक्षण कौशल होता है जहाँ से 10 नंबर का प्रश्न बनता है उसी की तैयारी मैं इस वीडियो में आपको करा रहा हूँ। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। और एक चीज़ बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूं, जाकर वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते अपने टॉपिक पर और वो होता है सामवेशी शिक्षा। सामवेशी शिक्षा होता क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। सामवेशी शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें सभी प्रकार के बालक, एक चीज़ डायरेक्टली अगर बेसिक भाषा में कहें तो जिसमें सभी प्रकार के बालक, चाहे वो अंधा, लंगड़ा, लूंगा, बहरा, कांगा, सूंगा, में ज़्यादा मानसिकता वाले बालक, तेज बुद्धि वाले बालक, जितने भी होते हैं सबको एक साथ बैठाकर एक ही स्थान पर एक साथ ज्ञान प्रदान किया जाता है, वही सामवेशी शिक्षा कहलाता है। वर्तमान में यही व्यवस्था जो है चल रही है, सामवेशी शिक्षा वाली व्यवस्था। अब काफ़ी प्रभावशाली ही ये व्यवस्था मानी जाती है शिक्षण प्रक्रिया में, सामवेशी व्यवस्था। बाकी चीज़ें हम बारीकियों से इसके टॉपिकों को समझते चलते हैं क्या क्या होता है। जो जो महत्वपूर्ण आपको लगेगा हम जरूर उस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। जैसे देखिएगा, सामवेशी शिक्षा विशेष शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को समान शिक्षा प्राप्ति सुनिश्चित कराती है। कौन सी? सामवेशी शिक्षा। पहले सामवेशी शिक्षा की कल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक इस सिद्धांत का पालन करता है या इस सिद्धांत के विस्तृत दृष्टिकोण को अपनी कक्षा में व्यवहार में लाने का प्रयास करता है, सामवेशी शिक्षा वाला प्रयास। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि सामान्यतः छात्र एक कक्षा में अपनी आयु के अनुसार ही रखे जाते हैं, चाहे उनकी शैक्षिक निष्पत्ति परस्पर भिन्न ही क्यों ना हो। उनकी निष्पत्ति मतलब जो चीज़ों को समझने की निष्पत्ति भिन्न ही क्यों ना हो, समान आयु के हैं तो उनको एक ही कक्षा में रखा जाता है। शिक्षक सभी छात्रों के एक जैसा ही बर्ताव करते हैं। अशक्त बच्चों की मित्रता प्रायः सामान्य बच्चों के साथ कराई जाती है सामवेशी शिक्षा में, ताकि ऐसे समुदाय बने जैसा कि प्रायः समाज में देखा जाता है। इन सब के द्वारा यह दिखाया जाता है कि कोई समूह अन्य से श्रेष्ठ या उत्तम नहीं बल्कि समकक्ष है, समान होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब असली पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। देखिएगा, सामवेशी शिक्षा से आशय सभी शिक्षार्थियों को समान शिक्षा प्रदान करना होता है। इसमें सभी बच्चों को बिना भेदभाव की शिक्षा दी जाती है सामवेशी शिक्षा में, चाहे वह किसी भी स्तर पर भिन्नता क्यों ना रखता हो। एक समान शिक्षा दी जाती है बिना भेदभाव का सामवेशी शिक्षा में, ध्यान रखिएगा। सामवेशी शिक्षा के कुछ आधार हैं, उनको समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, शारीरिक रूप से कुछ भी हो, असक्षम हो मतलब कुछ भी हो सकता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी वो कुछ भी हो सकता है, विकलांग हो सकता है मानसिक रूप से, या ज़्यादा बुद्धिमान भी हो सकता है। विकलांग हो मतलब लंगड़ा लूंगा हो, अधिगम अशक्तता रखता हो, जाति व अति पिछड़ा वर्ग कहीं का भी वो बालक हो, उनको सबको सामवेशी शिक्षा में एक समान शिक्षा दी जाती है। ठीक, ये आधार देखा जाता है सामवेशी शिक्षा के। आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। न सिर्फ अशक्त बच्चों के लिए बल्कि किसी बच्चे का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, सामवेशी शिक्षा ये बात कहती है।
अगला पॉइंट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालकों हेतु शिक्षा मुहैया कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15, 4 और 45 और 46 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा अनुच्छेद है 15, 4, 45 और 46 जो अनुच्छेद है अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था कराने की बात कही गई है संविधान के द्वारा। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है सामयिक शिक्षा की पहचान। इसके अंतर्गत विशिष्ट शारीरिक रूप से सक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े और समायोजित, ग्रसित, सामूहिक, अपवंचित और आपराधिक समस्यात्मक आदि प्रकार के बालक जो है इसमें सम्मिलित किए जाते हैं सामयिक शिक्षा में। आगे चलते हैं, अब प्रतिभाशाली की बात करते हैं। प्रतिभाशाली बालक कौन से बालक होते हैं? कालसनिक के अनुसार समझते हैं वह प्रत्येक बच्चा जो अपनी स्तर के बच्चों से किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखता हो वह प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। ये पूछा गया है, याद रखिएगा, ये कालसनिक का स्टेटमेंट काफ़ी बार पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। प्रतिभाशाली बालक वही होते हैं जो अपनी कक्षा स्तर से ज़्यादा हो और समाज में महत्वपूर्ण उसका योगदान रखता हो तो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं कालसनिक के अनुसार। प्रेम पजरीचा के अनुसार जो बच्चे सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो या उन क्षेत्रों में जितना अधिक बुद्धिलब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं उससे भी अधिक विशिष्ट योग्यताएं रखता हो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है टर्मन के अनुसार 140 बुद्धिलब्धि के ऊपर वाले बच्चे को प्रतिभाशाली बालक या प्रतिभावान माने जाते हैं। टर्मन के अनुसार ये बात कही गई है। वे बालक जो सामान्य बच्चों से श्रेष्ठ होते हैं प्रतिभाशाली बालक बच्चे कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रतिभाशाली बच्चे से। अब आ जाते हैं इनकी कुछ विशेषताएं हैं, प्रतिभाशाली बालक और बालिकाओं की विशेषताएं। ऊपर दिए गए शब्दों से प्रकट होता है कि बुद्धि की इस विचारधारा का आधार है, इस विभाजन का आधार है बुद्धि अधिक होने के कारण समायोजन और कार्य प्रणाली क्षमता और रुचि में यह वर्ग अन्य वर्गों की अपेक्षा उत्कृष्ट पाया जाता है। प्रतिभाशाली की बात हो रही है। पीवीटी ने प्रतिभाशाली बालकों की निम्न विशेषताएं बताए हैं। पहला, खेल अधिक पसंद करना, योजना बनाना, खेलने खोजने की दृढ़ इच्छा, संवेगात्मक स्थिरता तथा धैर्य अधिक होना, दूसरों का सम्मान करना, उन्हें न चिढ़ाना और अनुशासन अत्यधिक मानना, ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं सृजनात्मकता पर। सृजनात्मक बच्चे कौन होते हैं? सृजनात्मकता व्यक्ति का मौलिक गुण है, यह प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। इनमें कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी होता क्या है पहले समझते हैं। वह कार्य प्रक्रिया या परिणाम जो औरों से अलग होता है और नया होता है, समाज में क्या होता है वो नया होता है, वही सृजनात्मकता कहलाता है। जैसे अगर आपने खाना बनाया और खाना बनाना एक क्या है, एक प्रक्रिया है और उसका परिणाम क्या है, उसको खाना मतलब नहीं कहते, खाना देना या पसारना उसको कहते हैं। तो खाना देना और खाना बनाना और खाना देना ये दोनों सृजनात्मकता है। अगर आपको खाना बनाना आता है तो ये तो आपके अंदर सृजनात्मकता हो गई, लेकिन अगर आपको खाना देना नहीं आता तो वो आपकी कमी हो गई और खाना देना भी एक प्रकार की सृजनात्मकता कहलाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सृजन बालक की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सृजनशील बालक खोज प्रवृत्ति के होते हैं। ये रहस्य को जानना चाहते हैं और पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं किसी भी बारे में, और कमी को बहुत जल्दी पकड़ भी लेते हैं किसी चीज़ की, और भाषाई विकास ज़्यादा इनका होता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। सृजनात्मक बालक की बात कर रहे हैं। सृजनात्मक बालक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बालक होते हैं। नई नई चीज़ों की खोज करने के लिए वो जाने जाते हैं सृजनात्मक बालक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक
पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई बालक सृजनात्मकता है तो उसके अंदर बुद्धि है, लेकिन उसके अंदर बुद्धि है, लेकिन देखिए ये चीज़ को समझिएगा, अगर कोई बालक सृजनात्मक है तो समझिएगा उसके अंदर बुद्धि है। अगर कोई बालक बुद्धि है मतलब बुद्धिमान है तो उसके अंदर सृजनात्मकता हो ये जरूरी नहीं है। तो ये चीज़ को समझिएगा, अगर आपके अंदर सृजनात्मकता है मतलब कि आपके अंदर बुद्धि है। अगर आपके अंदर बुद्धि है तो ये जरूरी नहीं है कि आपके अंदर सृजनात्मकता है। ये थोड़ा सा बारीकी अंतर है, कई बार पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं और अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं अनुदेशन सहायक सामग्रियां एवं चार्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए अनुसंधान सामग्रियां का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। एक है श्रव्य सामग्री जो सुनने के काम आती है, दृश्य सामग्री सिर्फ देखने के काम आती है, और श्रव्य दृश्य सामग्री जो सुनने और देखने दोनों का काम आती है वो कहलाता है। तो अनुदेशन सामग्रियां 3 प्रकार की हो गई, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे रेडियो सिर्फ उससे सुना जाता है, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेप रिकॉर्डर, तो ये सिर्फ सुनने के काम आता है, इसीलिए श्रव्य सामग्रियां इनको कहा जाता है। उसके बाद वास्तविक वस्तुएं, प्रतिमान, नमूने, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, खाने और सिरोत्तर प्रक्षेपक, मूक चित्र, स्लाइड, फिल्म पट्टियां, चित्रदर्शक, चित्र विचारतक यंत्र और जादू की लालटेन, संग्रहालय, फ्लेलैंड बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, ग्राफ और ग्लोब, काफ़ी है। और लास्ट है श्यामपट। तो ये जितने भी हैं सिर्फ दिखने वाली सामग्रियां होती हैं। तो वास्तविक वस्तुएं, प्रतिमान, नमूने, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, ये मतलब ये जितने चीज़ें होती है सिर्फ देखने योग्य होती है। उसके बाद श्रव्य दृश्य सामग्री की अगर हम बात करें तो जैसे चलचित्र, याद रखिएगा क्या चीज़, चलचित्र अथवा सिनेमा, समाचार संबंधित फिल्में और टेलीविज़न और नाटक, ये दृश्य श्रव्य सामग्रियां हो जाती हैं। ऐसे यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा श्रव्य सामग्री है। 3 जो है उसमें से श्रव्य सामग्री नहीं रहेगा, एक श्रव्य सामग्री रहेगा। ठीक, ऐसे ही इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और इसमें बस आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सा श्रव्य है, कौन सा दृश्य है और कौन सा श्रव्य द्रव्य दोनों का कार्य करता है। तो बारीकी चीज़ों से इसको ध्यान रखिएगा। मैंने बता दिया कि प्रश्न कैसे यहाँ से बनते हैं। आगे चलते हैं और अगला हमारा है शिक्षण, टीचिंग जिसको हम कहते हैं। शिक्षण 2 प्रकार से, एक पाठ्य वस्तु और एक संप्रेषण के द्वारा शिक्षण किया जाता है। जैसे पाठ्य वस्तु से अनुदेशन और विधि मेथड के द्वारा किया जाता है। कम्युनिकेशन के द्वारा, संप्रेषण द्वारा प्रक्षेपित माध्यम होता है और अप्रक्षेपित माध्यम होता है। आगे चलते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। विधि माध्यम के अंदर सॉफ्टवेयर आयाम आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रक्षेपी माध्यम और अप्रक्षेपित माध्यम में क्या क्या आते हैं। जैसे देखिए चलचित्र, फिल्म स्ट्रीट, ऑप्टिक प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडियास्कोप, मैजिक लैंटर्स, एलसीडी प्रोजेक्टर, ओवरहैंड प्रोजेक्टर आदि ये प्रक्षेपित माध्यम के अंतर्गत आ जाते हैं। और अप्रक्षेपित माध्यम के अंतर्गत चित्र, फोटोग्राफ, श्यामपट, प्रतिमान, रेडियो, चार्ट, चाक, बोर्ड, ग्लोब, मानचित्र, पुस्तकें, नमूने जो मॉडल होते हैं वो चीज़ जो है अप्रक्षेपित माध्यम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का अंतर थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रक्षेपित माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से आएगा और अप्रक्षेपित माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से आएगा, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है तो ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं और भी महत्वपूर्ण पॉइंट, तकनीकी विशेषताएं। तकनीकी विशेषताएं होती है एक शिक्षण के, एक प्रश्न के, उसको हम समझते हैं। जैसे वस्तुनिष्ठता पहला है, विश्वसनीयता क्या होता है, वैधता क्या होता है, विभेदनशीलता क्या होता है, व्यापकता क्या होता है, मानवीकरण क्या होता है, स्पष्टता और व्यवहार क्या होता है। ये तकनीकें होती है, एक टेक्निकल चीज होती हैं किसी भी प्रश्न की, किसी भी गद्यांश की, किसी भी वस्तु की जानकारी देने के लिए एक तकनीक होती है, एक तकनीक आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, इन सब की एक एक की बात करते हैं।
क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो डिटेल में इसको समझते हैं। वस्तुनिष्ठता होती क्या है उसको थोड़ा आप समझिएगा। वस्तुनिष्ठता इसमें लिखा गया है कि इसमें प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। वस्तुनिष्ठता में प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। अगला पॉइंट, छात्रों के अंकों पर परीक्षक की व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव नहीं पड़ता है। बार बार जांच करने पर समान अंक आते हैं और वैधता और विश्वसनीयता के लिए वस्तुनिष्ठता का होना बहुत जरूरी होता है। वस्तुनिष्ठता की अगर हम बात करें कि अगर उत्तर पुस्तिका का जांच करते हुए अध्यापक या अध्यापिका का अपने सोच या जो अपने व्यवहार हैं उसको उसके अंक पर नहीं पड़ता है, मतलब अध्यापक और अध्यापिका का जो प्रभाव उसके अंक पर नहीं पड़ता है, तो वही उसकी वस्तुनिष्ठता कहलाती है। समझ में आ गया ना, वही उसकी वस्तुनिष्ठता कहलाती है। जैसे हम लोगों ने टेट का एग्जाम दिया, अब टेट का एग्जाम का जो एग्जामिनर जांच कर रहा है, अगर वो जांच करता है तो वो अपने मान से कुछ भी उसमें नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक वस्तुनिष्ठता वाला प्रश्न है। उसकी जांच सिर्फ प्रश्न के अकॉर्डिंग ही दिया जा सकता है या कि शिक्षक के अकॉर्डिंग दिया नहीं जा सकता। लेकिन वही चीज अति लघुत्री वाले प्रश्न आ जाते हैं तो उसमें शिक्षक और अध्यापिका का आत्मनिष्ठता यानी अपना खुद का प्रभाव सम्मिलित हो जाता है। तो ये होती है वस्तुनिष्ठता, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, विश्वसनीयता को समझते हैं। किसी भी समूह की बार बार कॉपी चेक करने पर भी अंक हमेशा समान आता है। मतलब किसी भी बालक की अगर कॉपी जांच कर रहे हैं और बार बार उसकी जांच कर रहे हैं और जब अंक समान एक ही आता है तो वह उसकी विश्वसनीयता कहा जाता है। यानी कि व्यवहार की निरंतर एकरूपता के गुण को ही विश्वसनीयता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, व्यवहार के निरंतर एकरूपता के गुण को ही विश्वसनीयता कहा जाता है। बार बार जांच करने पर समान अंक का आना ही विश्वसनीयता कहलाता है। तो बस इतनी लाइन आप ध्यान रखिएगा, विश्वसनीयता जब भी पूछेगा आप लगा लेंगे। वैधता, आदर्श मूल्यांकन परीक्षण में से उन्हीं योग्यताओं या मूल्यांकन किया जाता है जिस हेतु उसका निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता या मूल्यांकन करते हैं तो वह अवैध होता है, वह उसकी वैधता कहलाता है। समझ में आ गया ना। वैधता होता क्या है कि अगर किसी भी परीक्षण को बनाने के कुछ उद्देश्य होते हैं और जब उस परीक्षण उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करता है। मतलब आपने कोई प्रश्न बनाए किसी भी बालक के लिए और वो किसी ना किसी उद्देश्य से तो प्रश्न बनाए होंगे, कुछ ना कुछ उसके जांचने के लिए बालक का। अगर वो प्रश्न उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वही उसकी वैधता कहलाता है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है व्यापकता। संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, वही उसकी व्यापकता कहलाता है। यानी कि व्यापक क्षेत्र प्रश्न में सम्मिलित होते हैं। तो व्यापकता भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं विभेदीशीलता। विभेदीशीलता क्या होता है कि प्रत्येक स्तर के छात्रों के अनुसार प्रश्नों का समावेशन होता है जो स्वतः उनके स्तर का विभाजन कर देता है, वही उसकी विभेदनशीलता कहलाता है। यदि परीक्षा का परिणाम तीनों श्रेणियों के बच्चों को अलग अलग छांट देता है तो वही उसकी विभेदिता कहलाता है। बच्चों को यानी कि विशिष्ट बालक एक तरफ, कमजोर बालक एक तरफ, ऐसे छांट दिया जाता है, वही उसकी विभेदिता कहलाता है। आगे चलते हैं और अगला है मानवीकरण। मानवीकरण क्या होता है कि मूल्यांकन में मानक निर्धारित होना चाहिए जिससे छात्रों में तुलना की जा सके। तो मूल्यांकन में मानक निर्धारित होना चाहिए जिसमें छात्रों की तुलना की जा सके, वही मानवीकरण कहलाता है। अगला पॉइंट व्यावहारिकता। व्यावहारिकता क्या होता है कि छात्र प्रश्नों को आसानी से समझ सके तथा उत्तर दे सके, समय आदि का ध्यान रखा जाए, उन उक्ति तथ्यों पर ध्यान रखना ही क्या कहलाता है, व्यावहारिकता कहलाता है। और 18 स्पष्टता। प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट अथवा बोधगम्य होना चाहिए, यही होती है स्पष्टता। तो ध्यान रखिएगा, अस्पष्ट समझ में आए।
अब चलते हैं आगे और अगला हमारा पॉइंट है ब्रेन लिपि। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेन लिपि होता क्या है? यह एक विशेष शिक्षण विधि है जो विशिष्ट बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रेन लिपि नेत्रहीनों को पढ़ाने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाई जाती है। इस पद्धति का आविष्कार 1921 में फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेन ने किया था। तो ब्रेन लिपि होती क्या है? स्पेशली ब्रेन लिपि होती क्या है कि कुछ पन्ने होते हैं और उस पर हर चीज़ उभरे उभरे होते हैं, उभरे उभरे, जैसे ABCD लिखा रहेगा तो उभरा उभरा लिखा रहेगा और बालक उसको छू कर, उसको टच कर कर, अनुभव कर कर और उस चीज़ को ध्यान रखता है। जैसे क का रूप कैसा होता है कि क ऐसे बनता है, तो ऐसे ये चीज़ें एरिया उभरा रहेगा। जब बालक ऐसे छुएगा तो उसको बड़ा वो महसूस हो जाता है कि ये क है और वह उसके ध्यान हो जाता है। तो ये होती है ब्रेन लिपि। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे सामाजिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने आपको शेयर किया, पढ़ाया। अब जल्द ही मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।